Hello aspirants, I Ruchi Sharma welcome to you all to my channel Judiciary with Ruchi. Basically we are going to start with the Indian Evidence Act 1872. We'll be doing it with the bare acts, so kindly have them with you. So let's start. Indian Evidence Act. As you all know, evidence means to prove something or to ascertain something. But how does this word came? This came from a Latin word evident or evidere, which means to prove. But before 1872, there were few rules of evidence which were applied by them. Like if we talk about before independence, before this introduction of Indian Evidence Act, there was no complete or systematic enactment on any particular subject. So, within the presidency towns of Calcutta, Bombay, and Madras, the courts which were established by the Royal Charter followed English rules of evidence. Means ये तो था नहीं, एविडेंस एक्ट तो आया नहीं था, तो उससे पहले जितने भी एविडेंस के रूल्स थे वो इंग्लिश रूल्स ऑफ एविडेंस से गाइड किए जाते थे. पर प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर क्या था? प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर कोई फिक्स्ड रूल्स तो एविडेंस के नहीं थे. जो मुफस्सिल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थे वो उनको एक ओकेजनल डायरेक्शंस दी जाती थी, उन्हें कुछ रूल्स दिए जाते थे रिगार्डिंग एविडेंस, उनको प्रोसीजर बताया जाता था. इट इज़ अबाउट 1793 टू 1834 के बीच की ये बात है. तो कुछ कस्टमरी लॉज थे जो कि कुछ कुछ पार्ट्स में प्रिवेल कर रहे थे, पर कोई फिक्स रूल नहीं था हमारे पास कि हम ये डिराइव कर दें कि हाँ भाई ये एविडेंस है, हमें इस तरीके से एविडेंस लेने हैं. वो सब चीज़ें नहीं थी. इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस भी ऐसा था जो कि हर जगह अप्लाई नहीं हो रहा था. जैसे जो मुफस्सिल कोर्ट्स हैं बाहर थे वो नहीं एक्सेप्ट करते थे इंग्लिश रूल्स ऑफ एविडेंस को. कुछ लोग ऐसे भी थे जो हिंदू और मोहम्मदन पर्सनल लॉज को भी नहीं मानते थे. तो सो देयर बी नो डेफिनेट और फिक्स्ड रूल्स ऑफ एविडेंस. सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस वॉज फार फ्रॉम बीइंग सेटिस्फैक्ट्री. हमें कोई एक ऐसा पर्टिकुलर लॉ चाहिए था जिसे हम हर जगह अप्लाई कर सके. इट वॉज़ वेरी इनकन्वीनियंट फॉर एवरीबडी टू just follow this English rule of evidence or different kinds of rules were there. तो क्या हुआ, एक अटेम्प्ट किया गया इसके बिन कि हम इसको एक रिफॉर्म करते हैं और हमने एक एक्ट पास किया, एक्ट 10 ऑफ 1835, जो कि हमारे ब्रिटिश इंडिया के हर कोर्ट में एप्लीकेबल था. बट बिटवीन 1835 टू 1853 कुछ ऐसे भी एक्ट्स पास किए गए जो इंडियन लेजिस्लेचर के द्वारा, जिनमें रिफॉर्म भी किया गया ताकि हम इम्प्रूव कर सकें लॉ ऑफ एविडेंस को. उसके बाद क्या, उसके बाद ये चलता रहा. तो फिर सर हेनरी समर मेन थे जिन्होंने फर्स्ट बिल इंट्रोड्यूस किया अपना इंडियन एविडेंस एक्ट का. और जब उन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया लेजिस्लेचर ने उसे ड्रॉप कर दिया. क्यों? बिकॉज इट वाज नॉट सफिशिएंटली एलिमेंट्री. मीन्स कि ये कुछ सेवरल रिस्पेक्ट्स में इनकम्प्लीट था. इट वाज नॉट कंप्लीट, तो इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया गया. कुछ ऐसी चीज़ें थी इसमें जो पूरी कंक्लूड नहीं कर रही थी, कंसोलिडेट नहीं कर रहे थे अपने अंदर सब कुछ ये. तो इन्होंने एविडेंस एक्ट 1872 हमारे पास आया बाय मिस्टर जेम्स स्टीफन, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी कहते हैं. तो 2 साल बाद उन्होंने एक न्यू बिल प्रिपेयर किया जो कि पास कर दिया गया लेजिस्लेचर के द्वारा on 15th March को, and it came into force on 1st September 1872. So this was just a little background कि जब एविडेंस एक्ट नहीं था तो हम किस तरीके से एविडेंस एक्ट हमारे लिए जाते थे. नाउ लेट्स प्रोसीड. अब यहाँ तक तो हमें क्लियर है. इसके बाद ये आ गया हमारे पास. पर क्या इंडियन एविडेंस एक्ट जब ये 1872 जो हमें ये दिया गया है, क्या ये एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव एज इट मीन्स क्या ये एक कंप्लीट कोड है? क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लॉज हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, वो सारे एविडेंस जैसे भी कलेक्ट करेंगे वो इंडियन एविडेंस एक्ट बताएगा? एविडेंस एक्ट तो नहीं कहता है ऐसा कुछ भी.
एविडेंस एक्ट में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि हाँ भाई मैं सब चीज़ों पे अप्लाई होऊंगा, मेरे ही थ्रू आप लोग एविडेंस लेंगे, जैसा मैं बताऊंगा वैसे एविडेंस लेंगे। इट इज़ नॉट लाइक, हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जैसे आप किसी भी कंपनी में किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उधर भी आपको एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्शन कमीशन होता है, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी होती हैं, और आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स भी होती हैं, फैमिली कोर्ट्स की भी होती हैं। ये सब बाउंड नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट से, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट एक कंप्लीट कोड नहीं है, पर ये खुद में कंप्लीट है। व्हाट डज दैट मीन? सी, ये बाइफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ एग्जॉस्टिव इन इटसेल्फ। ये अपने अंदर तो कंप्लीट कोड है, जब ये जो भी इससे डील कर रखा है, जो भी इससे डील कर रहा है, जैसे CRPC है जो उसमें एविडेंस लेती है, वहाँ पे दिया हुआ कि हाँ भाई हम जो भी रूल्स लेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट से लेंगे, तो ये उनके लिए तो कंप्लीट है, पर और बाकी सबके लिए ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव फॉर ऑल। सो इन केस अगर आपसे प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज़ इट एग्जॉस्टिव और नॉन एग्जॉस्टिव, तो आपका आंसर यही होगा कि इट इज़ नॉन एग्जॉस्टिव, क्योंकि ये कंप्लीट कोड नहीं है, ये खुद में कंप्लीट नहीं, खुद में कंप्लीट है पर वैसे कंप्लीट नहीं है। तो आपका आंसर यही होएगा, क्योंकि क्या है ना, कुछ जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स वगैरह सबके, तो उनके एविडेंस लेने के तरीके अलग हैं, पर स्टिल फिर भी एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, एक बेस्ड है लॉजिक पे, फेयरनेस पे, तो वो चीज़ें तो अप्लाई हर जगह होंगी। तो दिस इज़ अबाउट इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ अगर हम बात करते हैं इसकी कोडिफिकेशन की, कि क्यों हमने इसको कोडिफाई किया। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेम्बल। प्रेम्बल बेसिकली टेल्स अस द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट। द मेकर्स ऑफ द प्रेम्बल के मन में क्या चल रहा था, क्या उनके दिमाग में था, व्हाट वाज इन देयर माइंड, कि एविडेंस एक्ट बनाया है तो ये कैसा होगा, इसके अंदर क्या होगा, उसका हमें एक प्राइमरी आइडिया देता है। दैट इज़ व्हाट इज़ प्रेम्बल। तो this is not a fragmentary enactment but it a consolidatory one. Why am I saying this? Because preamble की आप लाइन पढ़ेंगी, whereas it is expedient. Expedient means it is intended to consolidate. Consolidate means कि हम एक साथ combine कर रहे हैं, उसको इकट्ठा करके ला रहे हैं। तो एविडेंस एक्ट की बात कर रहा है कि ये इंटेंड कर रहा है कि ये कंसोलिडेट करेगा, कंबाइन करेगा, जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको डिफाइंड करेगा, एंड हम उनको अमेंड कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। तो ये है हमारा प्रेम्बल। सेकेंडली, अब ये बात आती है कि जैसे प्रेम्बल ने हमें एक प्राइमरी इंटेंशन दे दी कि भाई इस तरीके से ये चलेगा, पर व्हाट इफ़ कि कोई ऐसा वो है, एक्ट है या कोई सेक्शन है या कोई प्रोविज़न है जो हमें लिटरली ये नहीं बता पा रहा कि एग्जैक्टली क्या वो कहना चाह रहा है, हम उसको अगर कंप्लीट तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं और वो अनएम्बिगुअस लग रहा है, उसकी लैंग्वेज नहीं आ रही समझ में किसी भी इनैक्टमेंट की, तो उस जगह पे हम हेल्प लेंगे प्रेम्बल की। प्रेम्बल विल हेल्प अस टू गेट टू द पॉइंट कि बेसिकली हमने ये एक्ट बनाया है। इंडियन एविडेंस खुद कहता है कि भाई मैं हूँ, तो मेरे अंदर ये मैंने बता दिया कि हाँ भाई मैं ये चीज़ें मेरे अंदर होंगी, पर अगर ऐसा कोई प्रोविज़न मेरे पास है जो कि नहीं समझ में आ रहा, जो इसकी लैंग्वेज एम्बिगुअस लग रही है, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल के आ पा रहा, तो आप हेल्प ले सकते हैं मेरी। प्रेम्बल ये कहता है कि आप मेरी हेल्प ले लीजिए। लेकिन जहाँ पे कोई भी ऐसा इनैक्टमेंट, कोई भी ऐसा प्रोविज़न अपने आप में कंप्लीट है, वो आपको एक कंप्लीट प्रिसाइज और सारी चीज़ें आपको बता रहा है, तो आप प्रेम्बल को रिकोर्स नहीं कर सकते, आप उस प्रोविज़न को ओवरराइड नहीं कर सकते ये कह के कि प्रेम्बल में कुछ और लिखा है। बिकॉज इट हैपन समटाइम्स कि भाई प्रेम्बल की तो एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा है आपको, जो पूरा है वो तो एक्ट ही बता रहा है। तो इन केस में जो होगा, प्रेम्बल तभी इन्वोक किया जाएगा जब आपको कोई एम्बिग्विटी रिमूव करनी है। बट अगर आपको कोई एम्बिग्विटी क्रिएट करनी है तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें जैसे मैक्सवेल थे हमारे, जो
उन्होंने एक अपनी बात कही थी, क्रेस ने भी कही थी। इन लोगों ने प्रेम्बल के ऊपर अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है कि वो कहते हैं प्रेम्बल इज़ अ गुड मीन्स ऑफ फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ एन एक्ट since it usually states the object and intention of the legislature in passing the enactment. It may legitimately be consulted to solve any ambiguity. I think आप लोगों को समझ में आ रहा है कि what am I trying to say? Just means कि जब आपको preamble दिया हुआ है, preamble अगर बता रहा है आपको कुछ, वो आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई इनैक्टमेंट आपको नहीं हेल्प कर पा रहा है, आप इस किसी से नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपको कुछ अनएम्बिगुअस लग रहा है उसके अंदर, तो आप रिजॉर्ट करेंगे प्रेम्बल को। लेकिन अब प्रेम्बल की तब हेल्प नहीं लेंगे जब आपको ऑलरेडी उस एक्ट और प्रोविजन ने सब चीज़ें बता रखी हैं। आप उसके अंदर कोई कमी निकालने के लिए प्रेम्बल को रिजॉर्ट नहीं करेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। इसके अंदर कुछ केसेस भी हैं, जैसे हमारा अनवर अली का केस है, अनवर अली वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है, एक कांगड़ा वाली का भी केस है, तो आप उनको चाहे तो रीड कर सकते हैं। जैसे अनवर अली वाले केस में कह रखा था कि जब व्हेन द वर्ड्स ऑफ एन एक्ट आर क्लियर इन देमसेल्फ देयर मीनिंग कैन नॉट बी कट डाउन फॉर एनलार्ज्ड बाय रेफरेंस टू द प्रेम्बल। सेम थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ। सो दिस इज़ अबाउट द प्रेम्बल। दिस इज़ बेसिकली द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। So there are few parts also. Basically, Indian Evidence Act is divided in three parts. First part आपका डील करता है, 2 chapters कंटेन करता है ये, chapter 1 and 2. Part 2 आपका कंटेन करता है 4 chapters. Part 3 आपका कंटेन करता है 5 chapters. We'll be dealing with them one by one. Basically हम पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास टोटल इसमें 167 सेक्शंस दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स हैं और 11 चैप्टर्स दिए हुए हैं। सो विल स्टार्ट विद द चैप्टर 1, पार्ट 1, एंड दैट इज प्रिलिमिनरी। सो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द शॉर्ट टाइटल? शॉर्ट टाइटल बेसिकली मीन्स लाइक अ निकनेम। आप किसी को बताते हो ना, सिर्फ वो बता रहा है कि हाँ भाई बता रहा है कि भाई मैं जो हूँ एक्ट हूँ, मैं इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से कहा जाएगा। एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। एक्सटेंशन बता रहा है कि कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ ये अप्लाई नहीं होगा। तो इट विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया एंड इट विल अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, बिकॉज ऑफ द 31 अक्टूबर 2019 में जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, तो उसके बाद से ये अप्लाई होता है जम्मू एंड कश्मीर में भी। सेकेंडली हम बात करेंगे कि आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा प्लीज़, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ जैसे आपको दिख रहा होगा, आई थिंक इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। It extends to whole of India and apply to all the judicial proceedings in or before any court. It applies to whole of India, you're clear? Applies to all judicial proceedings in or before any court. ये important है कि हर judicial proceeding पे apply कर रहा है। judicial proceedings से आप क्या समझते हैं? judicial proceeding is not defined in the act, but under 2I of CRPC, the term judicial proceeding has been defined as including any proceeding in the courts which evidence is or may be legally taken on oath. Remember, आपने देखा होगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट में तो कहीं पे भी डिफाइन नहीं कर रखा है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को, बट हम CRP से इसकी डेफिनेशन लेते हैं कि CRPC कहता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कोई भी ऐसी होंगी जहाँ पे एविडेंस लिए जा सकते हैं लीगली ओथ पर। ठीक है, और जहाँ पे एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। इन और एनी कोर्ट के अंदर भी आप जो भी करेंगे, कोई भी एविडेंस देंगे, वहाँ ही अप्लाई होगा। कोर्ट मार्शल में भी इंक्लूड करेगा, लेकिन कोर्ट मार्शल जो आर्मी एक्ट का है उधर नहीं अप्लाई करेगा। नेवल डिसिप्लिन एक्ट का है वहाँ अप्लाई नहीं करेगा, नेवी का है वहाँ भी अप्लाई नहीं करेगा, एंड
but no to affidavits presented to any court or officer, nor to proceedings before an arbitrator. एफिडेविट्स पे ये अप्लाई नहीं करेगा. दिस इज़ टू बी रिमेंबर्ड कि एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं कर देगा. कोई भी कोर्ट है, ऑफिसर है, और ना ही आर्बिट्रेटर पे अप्लाई करेगा. आर यू गेटिंग? सिंपली ये क्या कहना चाह रहा है कि एक्सटेंशन इसका बता रहा है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है आपका, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई करेगा. जहाँ पे भी हो रही हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कोर्ट में हो रही हैं, कोर्ट मार्शल में होगा, बट कोर्ट मार्शल जो हैं आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के, उधर नहीं होगा. एफिडेविट्स जो है उन पे अप्लाई नहीं करेगा. प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट ऑफिसर, नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर. नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर के आगे अगर आप कोई एविडेंस दे रहे हो तो उस पर ही एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा. एविडेंस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल बिफोर अ प्रोसीडिंग्स ऑफ एन आर्बिट्रेटर. आई थिंक इट्स क्लियर. शैल वी मूव? चलो कमेंसमेंट देखते हैं इसकी. एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872. अभी हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा जो लॉ है वो 1 सितंबर 1872 को आया है, केम इनटू फोर्स. आपको ये फोर्स की डेट याद करनी है क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ सेकेंड हमारा रिपील हो चुका है. विल टॉक अबाउट द इंटरप्रिटेशन क्लॉज नाउ. Now, in this act, the following words and expressions are used in the following senses, unless a contrary intention appears from the context. इसका मतलब क्या है कि जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन यहाँ दिए गए हैं उनको इसी सेंस में यूज़ करना है. अगर वो कहीं कोई और इंटेंशन अपीयर कर रहे हैं उसके अलावा, अगर वो कोई और इंटेंशन बता रहे हैं तो आपको उस तरीके से लेना, नहीं तो जैसे वो दिए गए हैं आपको उन्हीं सेंस में उनको यूज़ करना है. तो जैसे हम टॉट करें बताते हैं कोर्ट की बात. कोर्ट क्या होते हैं? इसमें देखिए इंक्लूड्स दिया हुआ है. एंड अगर आप देखेंगे इंक्लूड्स तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग क्लॉज. मतलब ये आपको डिफाइन नहीं कर रखा कि कोर्ट्स क्या क्या हैं. ये आपको एक ब्रॉड व्यू दे रहा है कि कोर्ट क्या क्या इंक्लूड करेगा, कोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी. ये कहता है कि कोर्ट इंक्लूड करेंगे जो भी जजेस हैं, जो भी मजिस्ट्रेट्स हैं और ऑल पर्सन्स हैं एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स. ये भी हमने पढ़ा था ना कि आर्बिट्रेटर के आगे हम कोई भी लेंगे तो वो नहीं होती है प्रोसीडिंग, एविडेंस नहीं लेता. तो एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस. तो इसमें बेसिकली आपको ऑल जजेस मजिस्ट्रेट आएंगे पर आर्बिट्रेटर्स नहीं आएंगे. दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कोर्ट. सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं दिस पॉइंट, लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस. सो व्हाट इज़ दिस इम्प्लाइंग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस? एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स. विल बी डिस्कसिंग अबाउट द आर्बिट्रेटर्स, बट फर्स्ट टेक दिस इन नोट. दिस इज़ द लीगली ऑथराइज्ड मीन्स कि हम एक पॉजिटिव अथॉरिटी दे रहे हैं. हम एज एन इंडियन एविडेंस एक अथॉरिटी दे रहा है कि हाँ भाई आप ये एविडेंस ले सकते हो. कौन है? जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑर्डर नंबर 26 है हमारा CPC का, जिसमें कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए. तो दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द कोर्ट. सो दिस इज़ द थिंग कि और भी तरीके से हम ऑथराइज्ड हैं, एविडेंस लिए जा सकते हैं, वो कोर्ट की डेफिनेशन में आ जाएंगे. हाँ, तो एफिडेविट्स क्या होते हैं? जी आपकी खुद की डिक्लेरेशन होती है जो आप खुद लिखते हैं. जैसे कि मैं रुचि शर्मा हूँ, मैं ये लॉ टीच करती हूँ, मेरा ये प्रोफेशन है. ये सब मेरी नॉलेज के अंदर है, जो मेरी नॉलेज में है, जो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रुथ है, उसका आप एफिडेविट साइन करते हैं. और आप ये एफिडेविट क्यों नहीं माना जाता एविडेंस? क्योंकि आपको जब भी आप एविडेंस में कोई एविडेंस देंगे एफिडेविट का, तो आपको कोई क्रॉस एग्जामिन नहीं करेगा. दैट इज़ इटसेल्फ एंड डिक्लेरेशन कि हाँ भाई. तो ये आपको ओपन कोर्ट में दिया जाता है, कैन बी टेकन ऑरली ऑल्सो. तो दैट इज़ वाई एफिडेविट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एविडेंस. एफिडेविट की डेफिनेशन एज सच इंडियन एविडेंस एक्ट में तो नहीं है, बट यू विल गेट द डेफिनेशन इन जनरल क्लॉजेज एक्ट 1987
अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 ये हमारा हो गया एविडेंस का। एफिडेविट हमने कर लिया, आर्बिट्रेटर हमने आप कर लिया और कोर्ट हमने कर लिया। कुछ और भी डिटेल्स हैं माइनर जो कि अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस कर लेंगे। मीनवाइल सी यू टुमारो, हैव फन गाइस, ऑल द बेस्ट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ like and subscribe. Take care.